हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर है लास्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये आप लोगों का बैकबोन पेपर होता है बच्चों, अप्लाइड मैकेनिक्स का। मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका पेपर होता है ये। इसको बहुत ही अच्छे से करना है आप लोगों ने, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो इसमें से ही आगे 5-6 सब्जेक्ट आप लोगों के निकलेंगे। 3 सब्जेक्ट तो डेफिनेटली इससे आगे के आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों का, इसको अच्छे से करना। फिजिक्स 2 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री 2 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स। जल्दी बच्चे इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन ये अगर आपने इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन ही बहुत सारे आते हैं। कल को आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो पेपर में क्वेश्चन इसी में से ज्यादातर आते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में से। ठीक है ना? तो ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसमें देखिए, व्हेन दी फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बॉडी एंड लाई इन द सेम प्लेन, देन फोर्स क्या है? कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स कहलाते हैं। ये फोर्स के सिस्टम कर लेना। ये क्वेश्चन बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, छोटे भी आएंगे। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है, कोलिनियर फोर्स है, ये अलग अलग तरह के फोर्सेस है, डायग्राम बना के दे रखे हैं। ये बड़े अच्छे से कर लेना आप लोग। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ऐसा यूनिट हमारा मास का किलोग्राम होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल विद द आर्म ऑफ कपल इज कॉल्ड। फोर्स ऑफ कपल, कपल का मतलब होता है दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, उसको बोलते हैं कपल। ठीक है ना? जैसे मियाँ बीबी को कपल बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जो अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लगते हैं उनको बोलते हैं कपल। तो यहाँ कहता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल विद द आर्म ऑफ द कपल क्या है? मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। फिर देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कांस्टेंट, टू बॉडी इन कंटेक्ट। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट। जो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के कंटेक्ट में हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सी इज द राइट आंसर। पांचवा है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट और नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है बच्चों। ठीक है ना? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोन ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कर लेना आप। इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, सी इज द राइट आंसर। ये लास्ट के चैप्टर में दे रखे है, पुलियो वाला चैप्टर जो आप लोगों का पुली है, मैकेनिकल एडवांटेज है, मशीन है। जल्दी बच्चे वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। लास्ट का चैप्टर बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करना। ठीक है? तो लास्ट के चैप्टर तक जरूर पहुंचना, बल्कि पहले वाला लास्ट का चैप्टर करो, आपको बड़े अच्छे से नंबर आएंगे उसमें, और बड़ा आसान क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? डिफाइन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? वो यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ जो है किसी और पे डिपेंड करती है, मास किसी और पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ, मास और टाइम के यूनिट कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, ये तो ये हमारा पूछ रखा है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स है, तो फोर्स है जैसे पुल या पुश। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, तो डायरेक्शन होगी ना खींचने की, और पुश का मतलब धकेलना। तो वो क्वांटिटी जिसमें फोर्स, डायरेक्शन और होती है और मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज। ये मोमेंट ऑफ कपल को क्या कहते हैं? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में, कर लेना अच्छे अच्छे से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि ये वस्तु रखी हुई है, देखिए, ये इसका नॉर्मल काम करता है, ये हमारा नीचे की तरफ काम करता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसके बीच में जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। ठीक है? इसको आपने छोड़ना नहीं है। फिर है डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज। देखो मैकेनिकल एडवांटेज में ये भी क्वेश्चन आपका मिला हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आपका हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वाला क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से, तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो इसको आप अच्छे से कर लेना।
ये पेपर में क्वेश्चन आपका आने वाला है, मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ये डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, स्केलर और वेक्टर के बीच डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेन ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्स। बेटे ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि दो फोर्सेस को जब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं हम लोग। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, इनमें से क्वेश्चन तो एक मस्ट है जो पेपर में हर बार आता ही आता है। इसको आपने अच्छे से करना, डायग्राम भी करना है, इसके फार्मूले भी याद करने हैं आपने। ठीक है, किताब मिल जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल सकता हूं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। फोर्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में देख लेना, मिल जाएगा जवाब इसको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीवर एंड कंपाउंड लीवर। अरे लीवर का मतलब जैसे जैक लगा के नहीं उठाते हम लोग सामान को, जैसे चाबी से पाने से खोलते हैं हम, स्कूटर का टायर खोलते हैं हम लोग, नट बोल्ट खोलते हैं, तो चाबी से जो खोलते हैं, चाबी के एक लीवर तो है। तो सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर, तो जैसे कंपाउंड लीवर में देखा हो आप लोगों ने, जो स्कूटर का पाना है वो कंपाउंड लीवर है। दो दो या दो से ज्यादा लीवर को मिलाकर बन जाता है कंपाउंड लीवर। तो सिंपल लीवर, ये लास्ट के चैप्टर में दे रखा है बच्चों, कर लेना अच्छे से इसको। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर किसे कहते हैं, वो फोर्सेस जो एक ही प्लेन पे लगते हैं उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्स लगते हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। देयर इज नो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जीरो होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है बच्चों। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जैसे मान लीजिए पेन मैंने देखो यहाँ पे रख रखा है, देखो ये, अब ये पेन देखो, इस पेन के देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखिए ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ध्यान करो। और सेंट्रोइड का मतलब इस पूरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट। तो दो बातें हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये इस पेन का ये सेंटर पॉइंट है, जैसे हमारी नाभि है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो देखो यहां बैलेंस कर रखा है, लेकिन अगर इस सेंट्रोइड की बात करें तो ये सेंट्रोइड का मतलब क्या है, इस पेन का बिल्कुल बीच का हिस्सा, यानी कि यहाँ ये सेंट्रोइड यहाँ होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये हमारा सेंट्रोइड थोड़ा इस बॉडी के बिल्कुल बीच में होगा, सेंट्रोइड होता है। तो ये दो बातें हैं। ये आपका क्वेश्चन पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, सेंट्रोइड है, ये वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना अच्छे से उसमें। तो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन बेटे। अरे फ्रिक्शन 3 तरह का है। फ्रिक्शन वैसे तो शुरू में होता है 2 तरह का, एक तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक हमारा डायनेमिक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब हमारा वस्तु स्थिर होती है, हम फोर्स लगाते हैं, देयर इज नो मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर होता है लिमिटेड फ्रिक्शन, जस्ट अबाउट टू मूव होती है वस्तु हमारी, जब फोर्स लगाते हैं तो जस्ट वस्तु सरकने वाली होती है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड फ्रिक्शन। उसके बाद में हमारा जो फ्रिक्शन होगा, वस्तु अब सरक रही है और फिर भी थोड़ा सा जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब वस्तु स्थिर है, और डायनेमिक वस्तु जब वस्तु मोशन में आ जाती है, तो वो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफाइन कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो कोन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये देखो ये कोन ऑफ फ्रिक्शन ये कहलाता है हमारा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये हमारा कोण बनता है बेटा, इस प्रकार का कोण बनता है, ये कोण बनता है हमारा, इसको बोलते हैं कोण ऑफ फ्रिक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है ये कर लेना। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्लियर है ना। न्यूटन सेकंड लॉ की जो एफ इज इक्वल टू एम में निकला है, ये वो क्वेश्चन दे रखा है, न्यूटन सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल मशीन एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। रिवर्सेबल मशीन किसे कहते हैं, वो मशीन जो हमारे, जैसे मशीन को हम काम करेंगे, एनर्जी देंगे तो काम में कन्वर्ट होगा, तो रिवर्सेबल जो मशीन वापस
तो उसको बोलते हैं रिवर्सेबल मशीन। जैसे मान लीजिए आपने पुली पे से सामान को उठा रहे हो आप, तो आपने हाथ छोड़ दिया तो पुली वापस उसको घुमा के नीचे ले जाएगी सामान, तो हमारी रिवर्सेबल मशीन है, लास्ट चैप्टर में दे रखा है। और सेल्फ लॉकिंग मशीन उसे कहते हैं जो नॉन रिवर्सेबल मशीन होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। ये रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करेगी। मान लो पुली जाम हो रही है और आप उसको खींच रहे हो, तो पुली पे हाथ छोड़ दोगे, रस्सी छोड़ दोगे, तो वो सामान वहीं रुक जाएगा। उसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। जिसकी एफिशिएंसी 50% से लेस होती है वो हमारी सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है। ये आपने देखना है। तो रिवर्सेबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन लास्ट चैप्टर में दे रखा है आपके। फिर है डिफरेंट डिटरमाइन एनालिटिकल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये देखो चार फोर्स दे रखे हैं। 50 न्यूटन पुलिंग ईस्ट, ईस्ट साइड में लगा हुआ है। देखो ये बनाना है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या है, 50 न्यूटन पुलिंग, पुलिंग पुल और पुश। पुल का मतलब क्या है, खींचना, और पुल का पुश का मतलब धकेलना। तो इधर करके ये इधर आ जाती है निशान। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 300, और इसके बाद में 250 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इन यहां आएगा। फिर ये 200 न्यूटन पुलिंग 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट ऑफ द साउथ, यानी कि साउथ के वेस्ट में, साउथ हमारा ये है, इसका वेस्ट ये है, इधर का ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपने चारों लेने हैं। इन चारों को आपने हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजोल्व करना है। यानी कि 50 साइन थीटा, 50 कोस थीटा, 300 साइन थीटा, 300 कोस थीटा, एंगल नाप लेना उसमें। एंगल जो बनेगा 250 कोस थीटा, 250 साइन थीटा। फिर साइन थीटा वाले आपस में जमा हो जाएंगे, उसका अंडर रूट आ जाएगा, और कोस थीटा वाले जमा हो जाएंगे, उसका अंडर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, उससे हम निकाल लेंगे। और इसका एंगल निकालना रिजल्टेंट का वो होगा वर्टिकल बटा में हॉरिजॉन्टल, tan थीटा इजिकल टू वर्टिकल बटा में हॉरिजॉन्टल। उस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर ले, किताब में दे रखा है इस तरह का न्यूमेरिकल, वहां से कर लेना। इसका फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। एक टी सेक्शन दे रखा है इस प्रकार का, ये टी सेक्शन दे रखा है, इसका सेंट्रोइड निकालना है आपने। तो दो है इससे, एक तो ये हिस्सा दे रखा है, एक ये हिस्सा दे रखा है। तो सेंट्रोइड निकालना, न्यूमेरिकल दे रखा है, टेबल सी बना रखी होगी, ध्यान करा आपने किताब के अंदर। सेक्शन है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, उनका सेंट्रोइड बल निकाल रखा है। तो ये आपने बनाना है, करना है, इस तरह क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, लास्ट के चैप्टर में बेटे फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम हमारा पुली का दे रखा है हमारा। तो ये पुली जो लगाते हैं ना कई सारी, तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के बारे में बता रखा है। डायग्राम करना है आपने, इसका फार्मूला करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने करना है। तो ये पेपर मैंने आपको ब्रीफ सा थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की है, ताकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको चीजें समझ में आ जाए। अच्छे से करना, कंसेप्ट क्लियर करके चलना आप लोग। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है, ठीक है। और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा, मेरा जो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। हो सकता है मैं कोई जल्दबाजी में बोलते समय कोई गलत बात बोल गया हूं, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कई बार, ठीक है ना। तो ये है, हो सकता है, लेकिन काफी हद तक मैंने आपको जल्दी और ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों के पास ज्यादा समय होता नहीं सुनने का, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट बनाने की कोशिश की है और थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आइडिया देने की कोशिश की है। अगर कमेंट करके बताइए आप कि आपको इनमें से किसी चैप्टर के बारे में, जैसे मशीन वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी बना करके दे सकता हूं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, अपने साथियों के साथ शेयर करो, अपने साथियों में, ब्रांच में, अपने कॉलेज में, अपने दूसरे दोस्तों के साथ और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं, और मेहनत करें, लिख लिख के याद करें, चीजों को समझ के करें। ये एक पेपर करवाए, इस प्रकार से हर रोज मैं अलग अलग ब्रांचेज के अलग अलग सब्जेक्टों के पेपर बना बना के डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को चीजें मिलती रहें। इसको वीडियो को पॉज कर करके एक बार, दो बार, तीन करके अच्छे से सुनेंगे आप, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मेरी मेहनत से आपको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये भी कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।